बूढ़ी काकी आधुनिक हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद जी की कहानी बूढ़ी काकी मानवीय करुणा की भावना से ओतप्रोत कहानी है। इसमें लेखक ने बूढ़ी काकी के माध्यम से समाज तथा परिवार की एक समस्या को उठाया है, जहां वृद्धजनों से उनकी जमीन जायदाद, उनकी धन संपत्ति लेने के बाद उनकी उपेक्षा होने लगती है। केवल इतना ही नहीं, बात बात पर उन्हें अपमानित और तिरस्कृत किया जाता है। भरपेट भोजन तक भी नहीं मिलता। सामाजिक यथार्थ के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने मनुष्य की स्वार्थी भावनाओं का घृणित एवं विभत्स रूप चित्रित किया है। कहानी का प्रारंभ करते हुए लेखक ने मानव जीवन के वृद्धावस्था और बाल्यावस्था को एक दृष्टि से देखा है। इसमें कोई शक भी नहीं है, बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं थी। उनके पति को स्वर्ग से धारे 5 वर्ष का समय हो चुका था। उनके जवान बेटे भी असमय मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। इस संसार में ऐसा कोई नहीं था जिसे बूढ़ी काकी अपना कह सके। था तो केवल उनका दूर का भतीजा बुद्धिराम। भले मानुष पंडित बुद्धिराम ने बूढ़ी काकी के सामने लंबे चौड़े वायदे कर उनकी सारी संपत्ति अपने नाम लिखवा ली, लेकिन पैसे का लालची बुद्धिराम बहुत जल्दी ही बदल गया। बुद्धिराम की पत्नी रूपा भी व्यवहार से बहुत कठोर थी, लेकिन उसे ईश्वर से डर अवश्य लगता था। इसलिए वह बूढ़ी काकी से दुर्व्यवहार करते समय डरती भी थी। बुद्धिराम और उसकी पत्नी का व्यवहार बूढ़ी काकी के साथ दिन प्रतिदिन कठोर होता चला गया। यहां तक कि जिस बुढ़िया की जायदाद से 150-200 रुपए प्रति माह की उन्हें आमदनी होती थी, उसी बुढ़िया को वे भोजन तक के लिए तरसाने लगे। बूढ़ी काकी जीभ के स्वाद के आगे विवश होकर रोने चिल्लाने लगती थी। हाथ पैरों से लाचार बुढ़िया जमीन पर पड़ी रहती और अपने प्रति उपेक्षा भरे व्यवहार पर चीखती चिल्लाती। बुद्धिराम के दोनों बेटे भी अपने माता पिता की तरह उसे चिढ़ाने और परेशान करने में ही खुश होते थे। यहां तक कि वे दोनों उस बुढ़िया के ऊपर अपने मुंह का पानी भी उड़ेल देते थे। लेकिन बुद्धिराम की बेटी लाडली बूढ़ी काकी से बहुत प्यार करती थी। लाडली भाइयों से तंग होकर बूढ़ी काकी की कोठरी में आ जाती थी और चना चबेना जो कुछ भी होता था मिल बांटकर बूढ़ी काकी के साथ खाती थी। कुछ समय बाद बुद्धिराम के बेटे सुखराम की सगाई थी, जिसमें भाग लेने के लिए बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। सारे गांव में खुशी का माहौल था और बुद्धिराम ने सारे गांव की दावत की थी। चारपाइयों पर आराम कर रहे मेहमानों की नाई लोग सेवा कर रहे थे। कहीं भाट प्रशंसा में यशगान कर रहे थे, कहीं औरतें आपस में गीत गा रही थीं। रूपा को भी औरतों से फुर्सत नहीं थी। दौड़ दौड़कर इधर से उधर भाग रही थी। हलवाई भट्टियों पर काम कर रहे थे। कहीं सब्जियां पक रही थीं तो कहीं मिठाइयां बन रही थी। खाना पकने की सुगंध ही सारे घर में फैल चुकी थी। भीतर ही भीतर बूढ़ी काकी का मन भी ललचा रहा था, परंतु वह सोच रही थी कि जब से भरपेट भोजन ही नहीं मिलता तो मिठाई और कचौड़ी कौन खिलाएगा। रह रहकर उसकी जीभ लपलपा रही थी। और कोई दिन होता तो वह रोध होकर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती, लेकिन अपशगुन के भय से वह चुपचाप बैठी थी।
धीरे धीरे उसका मन बेकाबू होता चला गया और घिसटती हुई हलवाई के कड़ाहे के पास जाकर बैठ गई। अचानक रूपा की नजर बूढ़ी काकी पर पड़ी तो रूपा आग बबूला उठी और बूढ़ी काकी को खूब भला बुरा कहा। अपमानित होकर भी बूढ़ी काकी कुछ नहीं बोली और रेंगती हुई चुपचाप अपनी कोठरी में चली गई। काफी समय बीत जाने के बाद भी न तो किसी ने बूढ़ी काकी की सुध ली, न ही भोजन पहुंचाया, तो बूढ़ी काकी का मन बेचैन हो उठा। तरह तरह के विचार उनके मन में आने लगे। सभी लोग खा पी चुके होंगे, अब मेरी याद किसी को क्यों आएगी। इसी बीच उनकी भूख जोर पकड़ने लगी। उन्होंने सोचा कि अब शायद सारे मेहमान भोजन करके चले गए होंगे और वो रेंगती हुई आंगन में जा बैठी। लेकिन आंगन में मेहमान अभी भोजन कर रहे थे। उन्हें देखकर कुछ मेहमान चीख पड़े। बुद्धिराम की नजर जब बूढ़ी काकी पर पड़ी तो उसे बहुत क्रोध आया। उस दयनीय बूढ़ी काकी को बुद्धिराम ने दोनों हाथों से उठाकर कोठरी में लाकर पटक दिया और खूब अपमानित किया। वह यह भूल गया कि आज उसे जो सम्मान मिल रहा है वह सब इस बूढ़ी काकी की संपत्ति के कारण ही है। रह रहकर बूढ़ी काकी स्वयं को कोसती रही। कभी सोचती कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। अरे बिना खाए मैं मर तो नहीं जाती। इतना दुर्व्यवहार होने पर भी बूढ़ी काकी का मन अभी भी दावत में ही लगा हुआ था। कभी कचौड़ियां याद आती तो कभी स्वादिष्ट रायता। लेकिन लाडली के अतिरिक्त बूढ़ी काकी के प्रति किसी के मन में कोई सहानुभूति नहीं थी। रात के 11 बज चुके थे। सभी मेहमान आराम कर रहे थे। थकी हारी रूपा भी सो चुकी थी, लेकिन लाडली थी जो जाग रही थी। वह उस समय की प्रतीक्षा में थी जब अपने हिस्से का मिला हुआ खाना बूढ़ी काकी को जाकर खिलाए। रूपा को पता लगने पर पिटाई होने का डर भी था, इसलिए मां को सोता हुआ देखकर लाडली चुपके से अपने हिस्से की पूड़ियां लेकर काकी के पास पहुंची। बेसब्री से इंतजार कर रही बुढ़िया एक ही झटके में सारी पूड़ियां खा गई, किंतु इससे उसकी भूख और बढ़ चुकी थी। उसने लाडली से मेहमानों के भोजन करने के स्थान पर ले चलने को कहा, परंतु वहां पड़े टुकड़ों को चुन चुन कर खाने के बाद भी उसकी भूख नहीं मिटी। अंत में उसने लाडली से झूठी पत्तलों के पास ले चलने को कहा। इसी बीच रूपा की आंख खुल चुकी थी। लाडली को अपने पास ना पाकर रूपा ने इधर उधर देखा तो वह पत्तलों के पास खड़ी थी। रूपा बूढ़ी काकी को पत्तलों की जूठन खाते देखकर आत्मग्लानि एवं पश्चाताप से भर उठी। आज उसे अपने किए पर भारी पछतावा हो रहा था। उसकी सोई आत्मा जाग उठी थी। आज उसने बूढ़ी काकी को धमकाया नहीं, बल्कि उठकर साथ चलने को कहा। उसने सोचा, जिस बुढ़िया की जायदाद से हमें इतनी आमदनी हो रही है, उसके लिए मैं भरपेट भोजन भी नहीं दे सकी। ईश्वर से अपने अपराध की क्षमा मांगती हुई रूपा अपने कमरे में गई और पकवान तथा मिठाइयों का थाल लेकर बूढ़ी काकी के पास पहुंची। कहानीकार कहते हैं कि भोजन के उस थाल को देखकर काकी का मन आनंदित हो उठा। रूपा ने बड़े ही प्यार से उन्हें भोजन करने के लिए कहा और यह भी विनती की कि वे ईश्वर से प्रार्थना कर दें कि वह हमारा अपराध क्षमा कर दे। बूढ़ी काकी को उस समय स्वर्गिक आनंद की अनुभूति हो रही थी।